नमस्कार, कशिश न्यूज की खबरों में स्वागत है आपका। मैं काशिफ मलिक। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार आज भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शाम 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री के साथ कई मंत्री भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों को लगभग फाइनलाइज कर लिया गया है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को पीएमओ की तरफ से फोन कॉल आने का सिलसिला जारी है। मंत्री बनने वाले राजनेताओं से पीएम मोदी भी मुलाकात करेंगे। सभी को पीएम ने बुलाया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी नेता ने नहीं बताया है कि प्रधानमंत्री उन्हें शपथ लेने के लिए फोन आ गया है। वहीं संभावित मंत्रियों को पीएमओ से पहुंचा। वहीं हालांकि बताया जा रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर को फोन कॉल पहुंच चुका है। इसके अलावा बिहार बीजेपी के सांसदों को भी फोन कॉल आया है। बिहार में मंत्रियों के चयन में जाति और क्षेत्र का खासा ख्याल रखे जाने की बातें कही जा रही है। साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है। वहीं मंत्री पद के लिए झारखंड से भी कई नाम हैं जिन्हें कॉल पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि अन्नपूर्णा देवी को फोन कॉल आ चुका है। तो फोन कॉल आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों को बिहार और झारखंड में फोन आ चुका है पीएमओ की तरफ से। जहां आज प्रधानमंत्री 7:15 बजे शाम में देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्हीं के साथ कहा जा रहा है कि कई मंत्रियों के भी शपथ ग्रहण होंगे, जिनमें बिहार और झारखंड के भी कई मंत्री शामिल होंगे। फोन कॉल की बात पर यह है कि पीएमओ की तरफ से फोन कॉल जाने की बात है, लेकिन किसी भी मंत्री ने या किसी भी नेता ने, सांसद ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि कोई उन्हें फोन कॉल आया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आ रही है कि कुछ नेताओं को फोन कॉल जा चुका है, जिसमें जीतन राम मांझी जैसे, चिराग पासवान जैसे और अन्नपूर्णा देवी जैसी नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। तो आज शाम 7:15 बजे से होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ कई मंत्री भी आज ही लेंगे शपथ। अगर एक चरण एक साथ देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। तो बिहार से भी कई नेताओं को पहुंचा है फोन कॉल। झारखंड में भी नेताओं को फोन कॉल की बात है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ के साथ साथ दूसरे मंत्रियों के शपथ ग्रहण के लिए फोन कॉल पीएमओ से, जिसमें गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, चिराग पासवान को फोन कॉल की बात कही जा रही है। वहीं अगर ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर को भी आया है कॉल। और झारखंड की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी का नाम सामने आ रहा है। फोन कॉल आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर जरूर आ रही है कि इनको पीएमओ से मंत्री पद के लिए फोन आ चुका है। तो कैबिनेट में बिहार को ज्यादा हिस्सेदारी मिलने की चर्चा है। हम जानते हैं बिहार में अगर सीटों की संख्या के तादाद पर देखा जाए तो सबसे पहले बीजेपी, सेकंड पे जो आती है वो टीडीपी और थर्ड पर खुद नीतीश कुमार की पार्टी है, जिसमें नीतीश कुमार ने 12 एमपी दिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, बताइए, आज का दिन महत्वपूर्ण, तीसरी बार प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और बिहार में भी कही जा रही है कि बिहार के नेताओं की हिस्सेदारी इस बार कैबिनेट में बढ़ने वाली है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए काशिफ, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब से कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री आवास पर चाय पार्टी का आयोजन किया गया है और संभावित मंत्री वहां पे पहुंचने लगे हैं। गिरिराज सिंह वहां पे पहुंच गए हैं, बिहार से चिराग पासवान पहुंच गए हैं, जीतन राम मांझी पहुंच गए हैं। तो बिहार कोटे के ललन सिंह निकल चुके हैं पीएम आवास के लिए। तो ये कह सकते हैं कि बिहार कोटे के जो मंत्री हैं, जिनको मंत्री बनना है, वो सभी के सभी पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी दफे आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि उन्होंने जो कैबिनेट नई बनाने का संकेत दिया है, उसमें ये कहा कि कहा जा रहा है कि कई चेहरे भी आएंगे नए। और उसमें आप देख लीजिए कि जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, रामनाथ ठाकुर हो, ललन सिंह हो, ये सभी के सभी नए चेहरे हैं एनडीए घटक दल में। और एक लंबे अरसे के बाद इन लोगों को मंत्री पद मिल रहा है। जीतन राम मांझी बिहार में मंत्री थे, ललन सिंह भी बिहार सरकार में मंत्री थे, लेकिन चिराग पासवान कभी मंत्री न रहे न वो सांसद रहे हैं। तो ललन सिंह भी बिहार में मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री नहीं है, तो पहली बार मंत्री की भूमिका में वो केंद्र में अपनी सेवा देंगे। रामनाथ ठाकुर भी बिहार में मंत्री रहे, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी नहीं रही है। तो एक तरह से कहे कि कई नए चेहरे होंगे। जहाँ तक मोदी के नए मंत्रिमंडल का सवाल है, तो उसमें कई पुराने चेहरे को भी शामिल किया जा रहा है, जैसे राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल। ये सभी जो पुराने चेहरे हैं, इनको फिर से शामिल, नितिन गडकरी, इन सभी पुराने चेहरों को शामिल करने की बात हो रही है। और ये सभी के सभी नेता लगभग प्रधानमंत्री आवास पहुंच भी चुके हैं, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार को इस बार पहली बार
पिछले 10 वर्षों में गठबंधन के किसी भी बड़े नेता को बिहार में मंत्री पद का नहीं मिला था। सिर्फ रामविलास पासवान थे, और रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद ये जो कि जगह खाली हुई तो पशुपति कुमार पारस बने थे मंत्री, लेकिन जदयू और हम जैसी पार्टियों को उसमें जगह नहीं मिली थी। चूंकि 2014 से 19 में उपेंद्र कुशवाहा भी थे एनडीए में, तो उपेंद्र कुशवाहा भी मंत्री बने थे, लेकिन 2019 से लेकर के 24 तक में गठबंधन दल में सिर्फ एक कह सकते हैं कि लोजपा की ही भागीदारी रही, जदयू भी भागीदार नहीं थी, और दूसरी बात है कि हम का कोई सीट नहीं जीत सका था, इसलिए उसकी भी भागीदारी नहीं थी। लेकिन इस बार कहिए कि बीजेपी के साथ साथ एनडीए के घटक दलों की भी भागीदारी है, और खास करके जदयू की जो भागीदारी है, जदयू के 2 मंत्रियों की संभावना है, एक ललन सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर। तो पहली बार एक तरह से कहिए कि 2014 के बाद पहली बार जदयू कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं। ये जदयू के लिए और नीतीश कुमार के लिए भी बड़ी बात है। जी अगर इसको जातीय समीकरण से जोड़ा जाए अशोक जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव आ रहा है बिहार में और जातीय समीकरण का ध्यान रख रही है बीजेपी या कहें कि पूरा एनडीए गठबंधन, उसके बारे में क्या कहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव और अगर जातीय समीकरण को जोड़कर देखा जाए तो? बिल्कुल, देखिए ये जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसमें जो एनडीए के घटक दल हैं, जो पार्टनर्स हैं, उनकी जो भागीदारी है उनकी ताकत के अनुरूप है, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। दूसरी बात है कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस चुनाव को देखते हुए भी ये मंत्रिमंडल में वैसे लोगों को जगह दी जा रही है जो जातीय समीकरण के हिसाब से और कह सकते हैं कि वोट प्रतिशत के हिसाब से भी काफ़ी वो मजबूत हों। इसलिए जदयू की बात अगर आप कीजिए तो एक सवर्ण यानी कि ललन सिंह को दिया जा रहा है, तो दूसरी अति पिछड़े कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर जी को दिया जा रहा है। तो आप देख लीजिए दलितों के 2 बड़े चेहरे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को शामिल किया जा रहा है। तो दलित वोटों को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहीं न कहीं जदयू और एनडीए घटक दल के नेता प्रयासरत हैं। नित्यानंद राय की जो बात की जा रही है तो आप देख लीजिए, या गिरिराज सिंह को तो यादव समीकरण को भी साधा जा रहा है नित्यानंद राय के तहत, और सवर्णों का वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, इसलिए बीजेपी गिरिराज सिंह को भी फिर से मंत्री बना रही है। और गिरिराज सिंह मोदी के लॉयल भी रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में गिरिराज सिंह को फिर यह सम्मान दिया जा रहा है। जी तो अगर हम ललन सिंह को देखें तो जेडीयू कोटा से एक वही हैं जो सवर्ण में गिरा है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर जातीय समीकरण का ख्याल रख रही है, लेकिन ज्यादातर जो वो नेता चुन रही है उसमें वो ये ध्यान रख रही है कि बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। बिल्कुल, देखिए जातीय समीकरण के साथ साथ एनडीए का भी समीकरण उसमें शामिल है, और भले ही एनडीए के घटक दलों के मार्फत ही, लेकिन ये कोई भी वर्ग अछूता न रहे इसकी कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं कोई शिकायत न हो, कहीं कोई आरोप नहीं लगे। और साथ ही साथ अपने मतदाताओं को यह संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए के जो घटक दल है वो पूरी तरह से एकजुट ही नहीं है, सभी वर्गों और सभी वर्णों का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जी तो इसको विधानसभा चुनाव के नजरिए से यानी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है इस बार का मंत्रिपरिषद, सिर्फ इसलिए नहीं कि गठबंधन की लाज बनी रहे, बल्कि इसलिए भी कि आने वाले विधानसभा चुनाव का मामला है जिसमें बिहार है, झारखंड है और दूसरे भी स्टेट्स हैं। तो उसके मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि हर तरह का ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी असंतुष्ट न रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरी तरह से कहे, हमने पहले ही कहा कि जातीय समीकरण और गठबंधन का जो समीकरण है दोनों को एकजुट रखते हुए, दोनों को मजबूत करते हुए मंत्रिमंडल में भागीदारी दी गई है। और हम काशिफ अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो सभी चेहरे प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, ये जयंत चौधरी हों, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो और रामनाथ ठाकुर हों, ये सभी के सभी चेहरे जो है सो अब प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं। और कुछ देर के बाद ही प्रधानमंत्री की चाय पार्टी शुरू होगी। गिरिराज सिंह वहाँ पे पहुंच चुके हैं, चिराग पासवान पहले ही पहुंच चुके हैं, तो दूसरे जो क्या कहते हैं राज्यों के प्रमुख नेता हैं जैसे शिवराज सिंह चौहान वो पहुँच गए, किरण रिजिजू पहुँच गए, अनुप्रिया पटेल पहुँच गई हैं, तो इंद्रजीत राव पहुँच गए। तो ये सभी जो बड़े चेहरे हैं वो सभी चेहरे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कुछ देर के बाद ही वहाँ पे चाय पार्टी शुरू होगी। और शुरू होने के साथ ही मंत्री नए जो मंत्री होंगे उनको प्रधानमंत्री कुछ नया टिप्स देंगे, और उसके बाद शाम में शपथ ग्रहण समारोह होगा।
जी, अगर देखा जाए तो बिहार से जितने एमपी गए हैं इस बार गठबंधन में, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे उसके गठबंधन जो घटक दलों के हों, उनके नेताओं को अगर जोड़ा जाए तो क्या ये माना जा सकता है कि बिहार के जो इश्यूज हैं, खासकर जो विपक्ष कह रहा है कि विशेष राज्य का दर्जा, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का मामला, ये सारी चीजें क्या लगता है इस बार सरकार हल कर देगी? देखिए, चूंकि एनडीए जो घटक दल हैं उनकी ताकत इस बार मजबूत है, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास हो। तो इन लोगों की जो हैसियत है, संख्या बल के हिसाब से इनकी हैसियत काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए बिहार के हित को इस बार नकारा नहीं जा सकता है। इतना तो तय है कि बिहार को उसकी अच्छी हिस्सेदारी मिलेगी, उसकी हकमारी इस बार नहीं होगी। लेकिन जहाँ तक विशेष राज्य का दर्जा है, तो विशेष राज्य दोनों राज्य चाहते हैं। एक तरफ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, तो वो भी चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, और नीतीश कुमार भी चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दबाव तो बनेगा ही। अब देखना है कि केंद्र सरकार क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देती है, या फिर विशेष पैकेज के द्वारा ही इन दोनों राज्यों की जो मांग है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार और आंध्र प्रदेश के हित को नकारा नहीं जा सकता। और बिहार में चूंकि 2025 में विधानसभा का चुनाव भी होना, वैसी परिस्थिति में बिहार में कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के इस तरह का विकास का कार्य करेगी, ताकि यह संदेश जाए कि जो डबल इंजन की सरकार है उस सरकार का सीधा लाभ बिहार को मिल रहा है। जी, एक बिल्कुल प्योर सियासी सवाल आपसे पूछूंगा अशोक जी कि बिहार से जितने एमपी, जितने सांसद इस बार मंत्री बन रहे हैं, क्या उनके परफॉर्मेंस पर एनडीए का जो विधानसभा का परफॉर्मेंस है वो निर्भर करेगा? क्योंकि अगर इधर से सकारात्मक परफॉर्मेंस होता है तो तय है कि विधानसभा भी उसका असर, क्या नकारात्मक का असर पड़ेगा अगर मंत्रियों ने अपने काम ठीक ढंग से नहीं किए या बिहार की समस्याएं नहीं सुलझी उस वक्त तक? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जदयू कोटे के 2 मंत्री ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री आवास। निर्मला सीतारमण भी पहुंच गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंच गए हैं, मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच गए हैं। तो सांसद रामनाथ ठाकुर हैं, जीतन राम मांझी, ये सब पहले ही पहुंचे चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी मंत्री पद जब तक संभाला नहीं, और आपने जो सवाल किया है, पहले तो देखना होगा कि बिहार कोटे के मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिलता है। क्योंकि बीजेपी और केंद्र सरकार ने जो संकेत दिया है उसके मुताबिक चाहे रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, वित्त हो और या विदेश हो, ये सभी विभाग बीजेपी अपने कोटे में रखेगी। तो ये बीजेपी के जो मंत्री बिहार के बनने वाले हैं, क्या उनको ये विभाग दिए जा सकते हैं? दूसरी बात है कि जो घटक दल हैं, चाहे जदयू हो या फिर हम हो या लोजपा रामविलास हो, तो उनको कौन कौन से विभाग दिए जा सकते हैं? क्योंकि बिहार के लिए कृषि, रेल और क्या ये ऊर्जा, ये सब विभाग ऐसे हैं, ग्रामीण विकास विभाग, ये सब विभाग ऐसे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो बिहार के विकास की गति को तेज कर सकते हैं। तो अब देखना यह है कि बिहार के मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग मिलता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बिहार की इस बार बल्ले बल्ले है, और बिहार में मंत्रियों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, ये कह सकते हैं कि उनका रैंक भी बढ़ेगा, और उनका रैंक ही नहीं बढ़ेगा, उनकी ताकत भी बढ़ेगी, और उनकी ताकत ही नहीं बढ़ेगी, उसका एहसास बिहार की जनता को भी होगा। ये आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। जी, यानी इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार में बिहार का वेटेज जो है बहुत जबरदस्त रहेगा। एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि स्पीकर के पद को लेकर जो मामला था, टीडीपी एक तरह से कहा जा रहा था कि वो उस पर अड़ी हुई थी, अभी क्या अपडेट्स हैं उस पर? नहीं, अभी तक जो संभावना है उसके मुताबिक स्पीकर का पद बीजेपी के पास ही रहेगा, और जो खबरें आ रही थी उस खबरों को नकारा है टीडीपी ने भी और जदयू ने भी। तो एक तरह से कही कि गठबंधन धर्म का पालन करने के लिए सभी दल प्रतिबद्ध हैं। और दूसरी बात और है काशिफ की टीडीपी को सबसे बहुत ज़रूरत है अभी आंध्र प्रदेश के विकास के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए की ज़रूरत है, क्योंकि अमरावती को दूसरी राजधानी बनाना। तो ऐसी परिस्थिति में टीडीपी भी कोई ऐसा विवाद उत्पन्न नहीं करेगी जिससे कि लोगों के बीच गलत संदेश जाए, और ये संदेश जाए कि टीडीपी दबाव की राजनीति कर रही है। इसलिए इस सरकार में भले ही गठबंधन के नेता शामिल हों, गठबंधन के नेता मंत्री पद बन रहे हों, लेकिन यह संदेश देने की जरूर कोशिश की जाएगी कि सब कुछ ऑल इज वेल है, और जो गठबंधन है वो पूरी तरह से मजबूत है। जी, तो राजनीतिक शख्सियतें पीएमओ पहुंचने लगी, और बिहार हो या दूसरे राज्य हो, सारे जो बड़े बड़े मंत्री रहे हैं पिछली बार, इस बार जो नए चेहरे हैं वो सब के सब पीएमओ पहुंच
पहुंचने लगे हैं। कहीं ना कहीं आज एक शपथ होने वाला है जिसमें एक इतिहास बनने वाला है। जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कई राज्यों को, कई नेताओं को उनकी जो वाजिब जगह है, उनका जो मंत्रालय है वो मिलने वाला है। अब देखना यह होगा कि सब अपने अपने मंत्रालय में क्या करते हैं, किनको कौन सा मंत्रालय मिलता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका शुक्रिया। तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।